देखिए, हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है, मैंने जो होमवर्क दिया था करने के लिए, सीरीज आरसी सर्किट। सीरीज आरसी सर्किट हमारा टॉपिक है डिस्कस करने वाला। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं along with the EMF, E नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टर और ये इंडक्टर। और जब तुम इसका इम्पीडेंस लिखते हो, वेक्टर जैसे लिखते हो ना, Z बार इक्वल टू R बार प्लस एक्स एल। उसको एक्सएल लिख देते हैं। एक्सएल। और जब इसका तुम फेजर की टर्म में लिखते हो बेटे रिजल्ट, तो जेड बार जो है कितना आता है, आर एंगल 0 प्लस 1/ω/c एंगल -π/2 ऐसे। और यहाँ इसका तुम जब फेजर लिखते हो तो वो क्या लिखते हो, ई नॉट एंगल 0। और जब तुम बोलते हो कि सर इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल लिखना है अपने को, तो इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल तुम कैसे लिखना प्रेफर करते हो? इसका कैसे लिखना प्रेफर करते हो? यहाँ पे तुम आर लिखते हो इस तरफ, क्योंकि ये पीछे होता है। एक्स सी का वैल्यू इधर आएगा, एक्सएल पॉजिटिव था तो ऊपर लिखा था हमने, और ये इम्पीडेंस आ गया इसका जेड। यहाँ पे जब तुम जेड लिखोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। और अगर ये एंगल तुम फाई लिख लो तो टेन फाई का वैल्यू तुम्हारे पास आएगा एक्स सी बाई आर। एक्स सी बाई आर तुम्हारे पास इसका वैल्यू आएगा। तो इट मीन्स जो तुम्हारे पास z आएगा उसका फेजर कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और एंगल, ये तुम्हें पता ही है 0 और ये -π/2 है, तो ओवरऑल आंसर 5 के साथ नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज को हमेशा नेगेटिव लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, और क्लॉकवाइज अगर कभी हो तो उसको नेगेटिव लिखते हैं। तो ये माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स सी बाई आर, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा इसका। और इसके बाद आ गया करंट फेजर क्या है। करंट फेजर आ जाएगा आई वेक्टर एज ई वेक्टर बाय जेड वेक्टर। वैल्यू लिखोगे ई एंगल 0 बाय जेड का वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर और एंगल माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर। ये रिजल्ट आएगा इसका। सो दिस इंप्लाइज आई बार एज ए आई नॉट, ये वाली वैल्यू तो आई नॉट होगी, फेजर ये प्लस आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स सी बाय आर। ये रिजल्ट आएगा। और जब तुम इसका फेजर बनाने लगे हो
जब तुम इसका फेजर बनाने लगे हो तो यहाँ पे ये एंगल फाई आ गया और ये आ गया ई नॉट, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया आई नॉट, क्योंकि आई नॉट यहाँ पे लीड्स कर रहा है ई नॉट को, ई नॉट को ये लीड कर रहा है. So this is the सीरीज आरसी सर्किट. और उसके बाद सिमिलरली हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसका नाम होता है सीरीज एलसीआर सर्किट. तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, और ये आ गया ई का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ई बार कितना आया, ई नॉट एंगल 0, और यहाँ पे आ गया सर्किट इम्पीडेंस, जेड बार किसके बराबर आ गया, आर बार प्लस एक्सएल प्लस एक्सी, क्योंकि इसमें 3 है ना, इसलिए हमारे पास फिर जेड बार क्या आ जाएगा, आर एंगल 0, एक्सएल एंगल प्लस π/2 प्लस एक्सी एंगल माइनस π/2. ये तुम्हें पता ही है, इसका फेजर ऐसे लिखते हैं. और जब तुम इसका इम्पीडेंस लिखने वाले हो, इम्पीडेंस ट्रायंगल जब तुम इसका लिखने वाले हो, तो कैसे लिखोगे, इस साइड पे तुम्हारे पास आर आएगा, इस साइड पे तुम्हारे पास एक्सएल आएगा, और इस साइड पे तुम्हारे पास एक्सी आएगा. और जब यहां से तुम इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे आर आएगा, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, नेट आंसर एक्सएल माइनस एक्सी आएगा, और ये जेड आ जाएगा, और ये एंगल का नाम फाई लिख देंगे. तो जेड बार किसके बराबर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर एंगल tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर. ये तुम्हारे पास इसका इम्पीडेंस आ जाएगा. और जब तुम इसका फेजर की बात करोगे, फेजर करंट की बात करोगे, वाई बार का वैल्यू ई बार बाय जेड बार आएगा. ई बार नो डाउट ई नॉट एंगल 0 आएगा, और जेड बार जो है जेड बार जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस और एंगल tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर. दिस इज द रिजल्ट. और देयरफॉर जब तुम
इसको लिखोगे आई को, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये आई नॉट आ जाएगा, एंगल आ जाएगा माइनस tan इनवर्स, क्योंकि ये जीरो ऊपर है नीचे है, जब डिवाइड किया जाता है तो माइनस लिख देते हैं उसका, तो ये रिजल्ट आ गया। और तुम्हें पता ही है बेटे, आई नॉट का वैल्यू बेसिकली ई नॉट बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आएगा। ये तुम्हारे पास आ गया। अब तुम इसका जब फेजर डायग्राम लिखने वाले हो, ड्रॉ करने वाले हो, तो अगर तुम यहाँ पे ई नॉट लिख रहे हो, यहाँ पे तुम आई नॉट लिखोगे और ये एंगल फाई लिखोगे। ओके, इसको याद रखना, ये फेजर डायग्राम है इसका। क्योंकि करंट लैग करेगा, और जब तुम इसका वैल्यू आई की टर्म में लिखने वाले हो तो वो आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ ये वाला एंगल tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। मैं तुम्हें बार बार ये चीज बताई है, ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का शॉर्टकट वे है, थोड़ा सा टीडियस है, पर उनके लिए जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं इसको, और आप लोग तो फेमिलियर हो चुके हो अभी 2-3 दिन से कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। उसको याद रखना हमेशा। देखो, अब तुम्हारे पास जैसे इसका एनालिसिस देखना हो तो मतलब फेजर रिलेशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट, क्या बोलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो जब इसके बीच में इम्पीडेंस लिखना होगा, वो बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर आएगा। जब तुम्हें इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा तो वो आई बार जेड बार फेजर की टर्म में लिखना होगा हमेशा। और अगर तुम बोल दोगे फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, तो तुम उसको लिखोगे माइनस ऑफ tan इनवर्स, तो भी लैग करता है, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, ये आएगा। तो हम लोग ये चीज को भी नोट करते हैं कि अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, बोले तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा सी, पर अगर एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी आ जाए उसका मतलब होता है एट रेजोनेंस, उसका मतलब होता है एट रेजोनेंस। यहां से तुम्हारे पास ओमेगा आर का वैल्यू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एल सी आ जाएगा, और you can see that here phi will be 0, यहाँ पे phi 0 हो जाएगा।
यहाँ पे फाई 0 हो जाएगा. So this implies VAB and I will be in same phase. वो सेम फेज में है, वो सेम फेज में है. सेकंड पॉइंट हमारा एनालिसिस वाला ये आता है, ये पहला पॉइंट था. सेकंड आता है कि अगर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा सी, so this implies phi will be negative. So E जो वेक्टर है हमारे पास, इसका नाम तुमने VAB लिखा हुआ है, it will leads I bar by phi के साथ वो लीड कर रहा है. क्या कह सकते हो कि ये एक इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट है. ये एक इंडक्टिव डोमिनेटिंग सर्किट है. थर्ड आ गया कि अगर ओमेगा एल इज लेस देन 1 बाय ओमेगा सी, फाई पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई बार लीड्स VAB बाय फाई, वो लीड करेगा. इसको याद रखिएगा हमेशा. यहाँ पे नेगेटिव लिखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा हमेशा. अच्छा, क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला सारे? नेक्स्ट आ गया बेटा पावर इन AC सर्किट. नेक्स्ट आ गया पावर इन AC सर्किट. इसमें क्या होता है कि ये Z बार है और यहाँ पे E आ गया, E नॉट साइन ओमेगा टी, जिसका तुम जब फेजर लिखते हो तो E बार एज E नॉट एंगल 0 लिखते हो. यहाँ पे I बार का वैल्यू E बार बाय Z बार आता है, बोले तो E नॉट बाय Z एंगल 0 बाय एंगल 5. जब तुम इसका फेजर लिखते हो E नॉट बाय Z इज नथिंग बट I नॉट, और ये एंगल -5. और जब तुम इसको टाइम फंक्शन में लिखते हो, I का वैल्यू तुम क्या लिख देते हो, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी -5. ये ओके. फिर इसके बाद हम लिखते हैं कि instantaneous power supplied by the AC source क्या है, power is nothing but EI
power is nothing but ei. So here power is what? It is e naught sin omega t into I naught sin omega t minus phi, जो ऊपर लिखा था अभी। तो ये तुम्हारे पास आ गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, बाहर आ गया, ब्रैकेट में आ गया साइन ए कॉस बी वाला फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो ई नॉट आई नॉट आ गया, ये ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, कुछ ऐसा आ गया। नाउ ये जो पावर है ये इंस्टेंटेनियस पावर है बेसिकली, ऊपर भी लिखा था ये इंस्टेंटेनियस पावर है। इंस्टेंटेनियस पावर का वैल्यू तुम्हारे पास ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारे पास आ गया साइन टू ओमेगा टी साइन फाई बाय 2। So now एवरेज पावर, सुनो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है बेटे वो 1/2 होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, एवरेज क्या होती है 0 + 1/2, और साइन ओमेगा टी की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, बाय 2 किया तो 0, इसलिए। सो दिस इंप्लाइज ये इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज पावर बन गया, ये आ गया ई नॉट आई नॉट बाय 2 और साथ में कॉस फाई। अब ई नॉट बाय 2 को तुम कैसे लिख सकते हो, ई नॉट बाय स्क्वायर रूट 2 आई नॉट बाय स्क्वायर रूट 2 साथ में कॉस फाई। इसका याद है तुम्हें, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं इसको, इसको आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो इस वजह से एवरेज पावर का फॉर्मूला RMS value of the EMF, RMS value of the current into cos phi, ये रिजल्ट आता है हमेशा। एंड दिस cos phi is called as बेटे पावर फैक्टर, इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। अच्छा क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला बच्चों? यस सर। So this is termed as the power factor. Okay. Okay. So this is the result. क्लियर हो गया बेटा ये पॉइंट?
ओके, अब इसमें ना एक बेटे वर्ड आता है, इसका नाम रहता है वॉटलेस करंट। इन एन एसी सर्किट, वॉटलेस करंट इन एन एसी सर्किट। देखिए करना क्या है इसको, if in a given AC circuit phi is the phase difference between the applied potential difference and AC, then phasor for E bar and I bar is, मतलब वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, यहाँ पे तुम E बार लिख दो, यहाँ पे तुम I बार लिख दो और इन दोनों के बीच में फाई आ गया। अब I बार के दो कंपोनेंट्स ले लो, एक इधर आ गया cos फाई और एक इधर आ गया sin फाई। नो डाउट ये वर्चुअल वैल्यू लिखोगे, ठीक है। देखो इसके बाद हम लिखते हैं कि as we know average power delivered to the circuit is, जो एवरेज पावर है सर्किट को डिलीवर होती है कितनी है, ERMS IRMS cos फाई, ERMS IRMS cos फाई। देखो so average power is due to IRMS cos फाई, IRMS cos फाई के कारण आ रहा है, and there is no contribution, and beta there is no contribution of current component IRMS sin phi in average power. So this current component IRMS sin phi is called as the वॉटलेस करंट। इसको हम लोग वॉटलेस करंट बोलते हैं कि एवरेज पावर जो आ रही है वो सिर्फ IRMS cos फाई के कारण आ रही है, IRMS sin फाई के कारण कोई भी नहीं आ रही है।
ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, जो चीजें अभी हमने डिस्कस की है। ओके, देखिए अब इसमें हमारे पास आता है सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं बेटा सारे के सारे ये वाले। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इन एन AC सर्किट सर्किट। तो देखिए एवरेज पावर ट्रांसफर to an AC is basically the P average as ERMS, IRMS cos phi। ये और तुम्हें पता ही है IRMS is basically ERMS by Z। Z होता है इम्पीडेंस। यहाँ से तुम देख पा रहे हो कि जो एवरेज पावर तुम्हारे पास आ रही है वो E स्क्वायर RMS बाय Z इंटू कॉस फाई है। और अगर Z जो है R के बराबर होता है तो उसमें प्योर रेजिस्टेंस होती है और फाई 0 होता है। तो इस वजह से जो तुम्हारे पास एवरेज पावर आती है तो सिंपली E स्क्वायर बाय Z आ जाती है और Z का वैल्यू बेसिकली R होता है। तुम्हें याद होगा cos फाई का वैल्यू R बाय Z होता है, याद है ना ऐसे करके। ये Z था, ये फाई था, ये R था और ये XL माइनस XC सीरीज LCR सर्किट वाला जो हमने डिस्कस किया था। और उसमें बोलते हैं कि अगर Z जो है XL हो या सिर्फ XC हो, फाई का वैल्यू प्लस माइनस पाई बाय 2 आएगा और कॉस फाई 0 हो जाएगा। और जब बेटे कॉस फाई 0 हो गया तो बेटे तुम्हारे पास एवरेज पावर 0 आ जाएगा। अब इसका मीनिंग समझो क्या है। हमारे घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट का बिजली का बिल आता है वो पावर फैक्टर के कारण आता है। पावर फैक्टर के कारण हमारे घर का बिजली का बिल आता है हमारे। और अगर हम लोग अपने घर में ऐसे लगा लें कि सारे के सारे कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स लगा दें तो तुम देख रह सकते हो हम लोगों ने कोई भी पावर बिजली बोर्ड से नहीं लिया। जब बिजली बोर्ड से कोई पावर ही नहीं लिया तो तुम्हारे पास एवरेज पावर कितना आ गया? 0। तुम्हारे पास एवरेज पावर कितना आ गया? 0। और जो एवरेज पावर तुम्हारे पास 0 आया, जो एवरेज पावर तुम्हारे पास 0 आया तो तुम बोल सकते हो कि हमने तो कोई पावर यूज ही नहीं किया तो व्हाई शुड वी पे यू द बिल। ये रीजन है। यहाँ पे ये चीज को नोट कीजिए। in an AC circuits, in an AC circuits, inductors and capacitors never consume any average power per cycle। कि वो कोई भी पावर को कंज्यूम नहीं करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं वो स्टोर कर लेते हैं और बाद में वो वापस कर देते हैं। इस वजह से उनके वजह से उनके पास नेट पावर हमेशा 0 रहती है।
सो हम इसमें ये बोलते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल और सी और बोथ या दोनों अकेले कैसे ओवरऑल करंट डिक्रीजेस, ज्यादा का ज्यादा करंट डिक्रीज कर जाता है। क्यों? क्योंकि एल और सी तो कोई पावर को कंज्यूम ही नहीं करते और वो पावर फैक्टर को मिनिमम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि पावर फैक्टर cos फाई होता है, cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और 1 कब होता है? जब प्योर रेजिस्टेंस हो। और अगर इसमें इंडक्टर या कैपेसिटर आ गया तो वो प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट नहीं बनेगा, क्योंकि प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट में मैक्सिमम पावर कंज्यूम होगी, मैक्सिमम बिजली का बिल आएगा। और अगर आप इंडक्टर कैपेसिटर लगा लोगे तो बिल थोड़ा कम हो जाएगा। ये क्या है? यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि मैक्सिमम पावर will be transferred in an AC when impedance is pure resistive and L and C will nullify the effect of each other. Nullify the effect of each other. तो इसको याद रखिए। और यहाँ पे ये भी याद रखिए एक इम्पोर्टेंट चीज कि इस पूरा वर्ड याद रखना हमेशा। एलसीआर ना याद रखना, सीरीज एलसीआर वर्ड, सीरीज एलसीआर at resonance frequency series at resonance frequency XL और XC दोनों बराबर होंगे और इसी वजह से ये ओमेगा आर एल 1/ओमेगा/c हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा आर का वैल्यू 1/√LC आ जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है? ये तुम्हारे पास फैक्ट्स वाले रिजल्ट्स हैं, उनको याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे यहाँ तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी तो बता दो।